अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एसाइल ग्लिसरॉल। इसी के साथ एसाइल ग्लिसरॉल का एक ग्रुप है ट्राइग्लिसराइड्स, उससे भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन देखी थी। हमने देखा था लिपिड्स को 3 मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। उसमें जो सिंपल लिपिड्स हैं ना, उसमें आ जाता है एसाइल ग्लिसरॉल और वैक्सीज। बेसिकली एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? सिंपल लिपिड्स हैं। और सिंपल लिपिड्स को हमने कैसे डिफाइन किया था? दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैटी एसिड एंड अल्कोहल, अल्कोहल और फैटी एसिड के क्या हैं? ईस्टर हैं। अब ईस्टर क्या होता है? एक तरह का लिंकेज, आप इसे समझ लें। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये ईस्टर बनता कैसे है। यानी फैटी एसिड और अल्कोहल का जब रिएक्शन होगा और जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहते हैं ईस्टर कंपाउंड, या जो लिंकेज बनता है उसे हम कहते हैं ईस्टर कंपाउंड। और इसी तरह से एसाइल ग्लिसरॉल भी बनते हैं, इसी तरह से वैक्सीज भी बनेंगी जब फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं। तो एसाइल ग्लिसरॉल की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एसाइल ग्लिसरॉल बनते कैसे हैं और इसकी टाइप्स भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स। एसाइल ग्लिसरॉल सबसे ज़्यादा अबंडेंट लिपिड्स हैं। आपको प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो ज़्यादातर लिपिड्स नज़र आते हैं, जो प्लांट से लिपिड्स ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से जो लिपिड्स ऑब्टेन होते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर एसाइल ग्लिसरॉल ही मौजूद होता है। इसके अलावा एसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मैंने यहाँ पर बोला है कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं, और एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर वो जो अल्कोहल होती है वो ग्लिसरॉल होती है। अब इस ग्लिसरॉल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फैटी एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारा भी हम आगे जाकर देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, ईस्टर आर फाउंड बाय स्टेरिफिकेशन। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं ईस्टर, ईस्टर कंपाउंड। और जिस प्रोसेस के ज़रिए ये दोनों रिएक्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड, यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है, जिसमें अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है? ईस्टर बनता है, प्लस वाटर रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये कंपाउंड है मिथानॉल। मिथानॉल का फार्मूला होता है CH3OH। इसको मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, ये इस तरह से CHHH और इसके साथ OH अटैच है, CH3OH। अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं इथानोइक एसिड के साथ, इथानोइक एसिड को हम कहते हैं CH3COOH। ये है इथानोइक एसिड। यहाँ पर देखें, एक C के साथ 3 H है, C के साथ 3 H और इसके साथ अटैच है COOH। ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये बेसिकली कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और इसके साथ ये अटैच है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसे कहते हैं इथानोइक एसिड। अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो स्टेरिफिकेशन के दौरान होता क्या है? एसिड से OH और अल्कोहल से H रिमूव होता है। वैसे तो आपने देखा होगा कि एसिड से H और दूसरी जो सब्सटेंस होती है उससे OH रिमूव होता है, लेकिन इस केस में स्टेरिफिकेशन में एसिड से OH और अल्कोहल से H रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब जब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा H2O की फॉर्म में, तो ये वाला O इस C के साथ लिंक हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसे कहते हैं ईस्टर कंपाउंड। ये जो लिंकेज होता है इसे हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज। ईस्टर को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं ROCOR से। यहाँ पर देखिए, R का मतलब कार्बन, यहाँ पर ये एक R, इसके बाद ये O ये वाला, फिर ये C, फिर इसके बाद ये वाला O, और एंड पे दोबारा से ये जो R है ये इस C को रिप्रेजेंट कर रहा है, ROCOR। ये कहते हैं हम ईस्टर को सिंपली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईस्टर बनते कैसे हैं ये आपको पता चल गया। अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर बनते हैं। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना इसे कहते हैं मिथाइल एसीटेट, प्लस यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ। इसी तरह से आपको एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर भी नज़र आएगा। इसके अंदर भी ये जो ग्लिसरॉल है ये रिएक्ट करती है फैटी एसिड के साथ, और जो कंपाउंड बनता है वो एसाइल ग्लिसरॉल होता है, और जो लिंकेज होता है उसे हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज, जिस लिंकेज के जरिए ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट अभी हम ग्लिसरॉल को और फैटी एसिड को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे जाकर ट्राइग्लिसराइड को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से
ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, किस तरह से उसके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिएक्ट करते हैं और ईस्टर लिंकेज बनता है। अब ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल इज़ बेसिकली अल्कोहल। ये एक अल्कोहल होती है, इसे हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ट्राई का मतलब होता है इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी होते हैं, OH होते हैं, यानी एक ऐसी अल्कोहल होती है जिसके अंदर 3 OH लगे हुए होते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। यहाँ पर देखें ये CH2, वैसे तो आपने सिंपल अल्कोहल CH2OH के बारे में तो सुना होगा, ये कौन सी है? मिथानॉल है। मिथानॉल अल्कोहल के बारे में तो सुना होगा। इसी तरह से इथानॉल, ये सिंपल अल्कोहल है, मिथानॉल इथानॉल। यहाँ पर देखें ये CH2OH, इसके साथ एक OH, इसके बाद ये सेकंड कार्बन पे देखें, ये सेकंड कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ लिंक है, इसी के साथ सेकंड कार्बन पे भी आपको OH नज़र आ रहा है, इसके बाद थर्ड कार्बन के साथ भी OH नज़र आ रहा है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल का। यहाँ पे देखिए इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक इसका बॉन्ड ये वाला है और एक बॉन्ड ये वाला है, 4 इसके, इसी तरह से 4 वैलेंसी इसकी 4 वैलेंसी इसकी, तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आते हैं हम फैटी एसिड्स की तरफ। फैटी एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे COOH भी कहते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। फैटी एसिड और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे आप कह सकते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप एक साइड पर लॉन्ग कार्बन चेन लगा दें, लॉन्ग कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन चेन लगा दें, तो ये बनते हैं फैटी एसिड। इनको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके साथ R का मतलब है लॉन्ग कार्बन चेन। अब ये जो कार्बन चेन होती है, यहाँ पर कितने कार्बन हो सकते हैं? सबसे सिंपल जो फैटी एसिड होता है ना, उसके अंदर 2 कार्बन होते हैं, उसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। तो ये जो कार्बन होते हैं ये 2 से 30 तक हो सकते हैं, और हमेशा फैटी एसिड के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन का मतलब क्या है? मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 30, इस तरह आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन नजर आएंगे फैटी एसिड्स के अंदर। अब ये फैटी एसिड्स सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को वैसे तो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे फैटी एसिड्स में, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखें ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जितने भी कार्बन फैटी एसिड्स के अंदर मौजूद होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ उनका सिंगल बॉन्ड होता है और कंप्लीटली सैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोजन के साथ, उनके साथ हाइड्रोजन मौजूद होता है और कहीं पे आपको डबल बॉन्ड नज़र नहीं आता सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे आर नॉट कंप्लीटली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, वहाँ पे कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नज़र आता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव डबल बॉन्ड, आइदर 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम आपको 5 या 6 डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर नज़र आ सकते हैं, और मिनिमम 1 और 2 आपको नज़र आ सकते हैं डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। तो इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को भी फर्दर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे फैटी एसिड्स के अंदर। अब नेक्स्ट है एसाइल ग्लिसरॉल की टाइप्स, मोनोसाइल ग्लिसरॉल भी, डायसाइल ग्लिसरॉल भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एसाइल ग्लिसरॉल आपको मिलती है हर जगह पे वो होता है ट्राइग्लिसराइड, जिसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। मोनोसाइल ग्लिसरॉल को मोनोग्लिसराइड्स भी कहते हैं, डायसाइल ग्लिसरॉल को डाइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। मोनोसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं इनके अंदर एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल अटैच होता है, ये एक ही ग्लिसरॉल है ना। इस ग्लिसरॉल की अगर फर्स्ट कार्बन पे आप अगर एक फैटी एसिड को अटैच कर दें तो ये बन जाता है मोनोसाइल ग्लिसरॉल। अगर आप इसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों पे अटैच कर दें तो ये बन जाता है डायसाइल ग्लिसरॉल। डायसाइल ग्लिसरॉल का मतलब ये है कि जिसमें 2 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं। मोनो में एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच होता है, और जो ट्राइग्लिसराइड जिसे हम अभी जाकर डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं। तो अभी चलते हैं हम ट्राइग्लिसराइड की तरफ। अच्छा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जिसे ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, इसकी सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें 1 ग्लिसरॉल कंबाइन होता है 3 फैटी एसिड के साथ। एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। इनको न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं। न्यूट्रल फैट क्यों कहते हैं आगे जाकर आपको पता चलेगा, फिलहाल आपको इतना बता देता हूँ कि न्यूट्रल फैट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता।
और उस चार्ज ना होने की वजह क्या होती है, ये जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन मार्क ऐसे डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये आपको न्यूट्रल फैट का बताना है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोरेज के तौर पर इन्हें यूज़ किया जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स को एनर्जी स्टोरेज के तौर पर यूज़ किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर एडिपोसाइट्स मौजूद होते हैं, और उन एडिपोसाइट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर या जो फूड स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होती है। और ज़रूरत पड़ने पर इन ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ा जाता है और इनसे एनर्जी ली जाती है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी एनर्जी स्टोर होती है इन लिवर, लेकिन जो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर होती है वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होती है हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट्स एंड ऑयल्स दैट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स। यानी वो फैट्स और ऑयल्स के बारे में तो आपने सुना होगा। ये जो फैट्स और ऑयल्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं या प्लांट्स से मिलते हैं या एनिमल और प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं। जो ऑयल्स हमें नज़र आते हैं, जो फैट्स हमें नज़र आते हैं, उनके अंदर ज़्यादा जो मेजर पोर्शन होता है वो क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड ही होता है। नेक्स्ट, इन ऑयल्स और फैट्स को हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। आप ये जो ऑयल्स और फैट्स हैं इन्हें फैटी एसिड्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं। वो क्यों डिस्कस करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड्स बनते कैसे हैं। यहाँ पर देखें ये क्या है, एक ग्लिसरॉल है, CH2OH, CH2OH और CH2OH। अब इसके साथ जब 3 फैटी एसिड जुड़ेंगे, ये R कार्बन चैन, फिर COOH, R कार्बन चैन COOH। अब यहाँ पर देखें ये फर्स्ट कार्बन पे ये जो फैटी एसिड अटैच होगा तो यहाँ पर मौजूद ये जो H है और फैटी एसिड से OH रिमूव होगा, एक H2O रिमूव होगा, ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। यानी यहाँ पे H और OH को रिमूव करूँगा तो ये लिंक हो जाएंगे, यहाँ से भी H और OH को रिमूव करूँगा तो ये लिंक हो जाएंगे। एसिड से OH, अल्कोहल से H को रिमूव करूँगा तो ये आपस में लिंक हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 H2O रिमूव होंगे और ये जो पूरा कंपाउंड बनेगा इसे हम बोलेंगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको 3 ईस्टर लिंकेज आपको नज़र आ रहे हैं, ROCOR, उसी तरह से ROCOR, यहाँ पर भी देखें ROCOR, ठीक है। तो ये जो बना है इसे हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और यहाँ से 3 H2O रिमूव होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसे न्यूट्रल फैट क्यों कहते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ट्राइग्लिसराइड के अंदर कोई भी फ्री OH ग्रुप नहीं होता, OH ग्रुप या चार्ज ग्रुप नहीं होता। यहाँ पर देखिए जो ग्लिसरॉल था उसका जो OH ग्रुप है वो भी ऑक्यूपाई हो जाता है, और ये जो फैटी एसिड का OH ग्रुप है वो भी ऑक्यूपाई हो जाता है, रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो ट्राइग्लिसराइड के अंदर कोई भी फ्री चार्ज ग्रुप या OH ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है इसके अंदर कोई भी फ्री एसिडिक या बेसिक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड एक न्यूट्रल लिपिड है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट हम आते हैं ऑयल्स और फैट्स के डिफरेंस की तरफ। ऑयल्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है जो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादातर पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो या तो ऑयल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या तो फैट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है इन ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, और ये फैटी एसिड्स या तो सैचुरेटेड होते हैं या तो अनसैचुरेटेड होते हैं। जो ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल्स वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा मौजूद होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन लिपिड्स के अंदर होते हैं ज़्यादा होते हैं, जिन लिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और इसी तरह से जो फैट्स होते हैं उनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और वो लिपिड्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट, ये जो ऑयल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट माइनस में आपको नज़र आएगा, जबकि जो फैट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसी वजह से ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ऑयल्स का जो ओरिजिन होता है वो ज़्यादातर ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा जो ऑयल्स आपको ऑब्टेन होते हैं वो प्लांट से ही होते हैं, और फैट्स का जो ओरिजिन होता है वो एनिमल्स होते हैं, फैट्स आपको एनिमल से मिलते हैं। तो इन फैट्स और ऑयल्स को हम फैटी एसिड्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है फैटी एसिड्स ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जिन लिपिड्स के अंदर
सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, और जिन लिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। बाकी कोई क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।